everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the Polity Current Affair weekly series of CBL, जिसमें हम लोग आज 16th of July to 22nd of July के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। जो भी उनके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड है, जो भी उनके पीछे की हिस्ट्री है या फिर जो स्टैटिक पार्ट है रिलेटेड टू द करंट अफेयर पार्ट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक के रिगार्डिंग जो नॉलेज है दैट वुड बी होलिस्टिक इन नेचर। क्लियर है? चलो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये 4 टॉपिक्स करेंगे हम रिगार्डिंग दी पॉलिटी करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये रूल्स निकाले हैं विच विल रिप्लेस द ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स जो कि मार्च 2021 में रिलीज किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री। हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई व्हाट आर दी criteria to classify the drones on the basis of their weights and पहले वाले रूल्स में क्या चीज़ें थी और अब वाले रूल्स में क्या चीज़ें अमेंड की गई हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई मार्च वाले रूल्स को हटा के आपने ये नए रूल्स लेकर आए, है ना। तो जो भी चीज़ें इसमें रही होंगी कि भाई कुछ चीज़ें ऐड की होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म की होंगी, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोविजंस फॉर 97th अमेंडमेंट 2011 स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी 97th अमेंडमेंट जो कि रिलेटेड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, इन दिस द पार्ट 9B वाज इंक्लूडेड। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट पास करी तब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पहले ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आती थी, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। तो जब कोई स्टेट लिस्ट पर आप कोई अमेंडमेंट करते हो तो फिर आपको जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी वो अमेंडमेंट रेटिफाई करवानी पड़ती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 97th अमेंडमेंट को जब पास किया तब उसने बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे रेटिफिकेशन नहीं ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एक तो इस प्रोविज़न की वजह से और बाकी कुछ और प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ प्रॉपर पार्ट्स हैं ऑफ दिस 97th अमेंडमेंट इसको ख़त्म करते हैं ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग जो एक्सक्लूसिव पावर है दैट शुड रिमेन विद इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फेडरल सुप्रीमेसी की बात आई है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और क्या चीज़ें ऐड की गई थी बाय द 97th अमेंडमेंट, किस तरीके से चेंज की गई थी और आफ्टर दिस रूलिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन अ स्टेट। अपने काम की ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल। अभी एक रिसेंटली आरटीआई का एक रिप्लाई में ये पता लगाया गया कि भाई अभी तक लोकपाल के अंडर जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की पोस्ट थी अभी तक नहीं फिल की गई। अभी 2 साल पहले ही लोकपाल को हम लोग मतलब बिठाया है हमने उसे। पिछले 2013 से लेकर 2019 तक 6 साल तो बस बात ही चलती रही कि भी लोकपाल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लोकायुक्त होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। बट जब ये बिठा भी दिया है तब भी इसके पास कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं इनकी अपॉइंटमेंट हम लोगों ने की ही नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये जो लोकपाल है ये काम करता है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी और इसके बेसिकली काम क्या है, ये किस फंक्शनरीज के अगेंस्ट किसी भी करप्शन चार्जेस को इनिशिएट करता है और क्या इसकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, क्या इसकी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं, कैसे इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो भी लोकपाल की रिगार्डिंग होंगी वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम SIATP। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलके ये एक प्रोग्राम चलाया है जो कि नाम से ही क्लियर है कि अराउंड 50,000 स्कूल टीचर्स को ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे।
but training regarding the innovation, entrepreneurship, intellectual property rights, research and development, to have some creative innovations. तो इसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग स्कूल टीचर्स को दी जाएगी वो कहाँ फिल्ट्रेट होगी? टू द स्कूल चिल्ड्रन। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जो एक हमारी पढ़ाई है, जो हम रोड लर्निंग के थ्रू सीखते हैं कि भाई ये लड़ाई अब हुई थी, ये फैक्ट ये है, इन सब से हटकर कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को, ताकि एजुकेशन के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन टाइप सा आए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बाय गिविंग ट्रेनिंग टू द टीचर्स। तो हम देखेंगे कि भाई क्या ये प्रोग्राम है, क्या इसके और ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड एक्सेट्रा, जो भी इसकी डिटेल्स होंगी। चलो क्लियर है फिर। तो ये 4 टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अपना विद द ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। चलो इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई पहले जो मार्च 2021 में रूल्स निकाले गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो किस तरीके से डिफरेंट थे फ्रॉम दिस जो करंट आपके रूल्स हैं, है ना। चलो अगर हम देखें कि भाई दीज न्यू रूल्स वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स रूल्स नोटिफाइड इन मार्च 2021। चाहे आप ड्रोन कह लो, चाहे आप UAVs कह लो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में आपका ड्रोन एक क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज होता है। तो कहीं पर भी चाहे ये चीज़ लिखी हो, चाहे ड्रोन्स लिखे हों, अगर कोई लॉ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने निकाला है तो वो हर तरीके के UAVs पर इम्प्लीमेंट होगा। चलो अगर हम देखें कि भाई इसमें क्या चेंजेस हैं, उससे पहले देखते हैं कि भाई क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं हम ड्रोन्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट्स। चलो अगर हम देखें कि भाई इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट्स आर अंडर दीज 5 क्लासिफिकेशंस: नैनो ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन्स, स्मॉल ड्रोन्स, मीडियम ड्रोन्स एंड लार्ज ड्रोन्स। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि भाई मैच दी फॉलोइंग, जहाँ पर नैनो ड्रोन्स का साइज कितना होगा, लार्ज ड्रोन्स का साइज कितना होगा। तो ये बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बट अगर आप इसको ऐसे ही नकार दोगे तो फिर वो क्वेश्चन भी रह जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि भाई जो नैनो ड्रोन्स हैं इनका जो साइज होगा दैट वुड बी लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स। और ये सिर्फ ना ड्रोन्स की रिगार्डिंग मतलब प्रूवन चीज़ नहीं कि भाई आपको याद करने हैं, सैटेलाइट्स की रिगार्डिंग भी आपको याद करनी है चीज़ें कि भाई जो क्यूबसेट सैटेलाइट्स हैं उनका क्या साइज़ होता है, जो आपकी नैनो सैटेलाइट्स होती हैं उनका क्या साइज़ होता है। तो उसके लिए भी आपको वो चीज़ें याद रखनी है। फिलहाल हम ड्रोन्स कर रहे हैं तो इनका देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट अगर हम देखें माइक्रो ड्रोन्स, इनका साइज होगा आपका 250 ग्राम्स टू 2 kg। अगेन स्मॉल का 2 kg टू 25 kg, मीडियम का 25 टू 150 एंड लार्ज का ग्रेटर देन 150। ये आपको साइज ना याद रखना है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो क्लासिफिकेशन ध्यान में रखनी है आपने फॉर श्योर। साथ में अगर हम देखें कि ये किस तरीके से जो नए रूल्स हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे वुड क्रिएट अ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। देखो पहले अगर हम नॉर्मल बात करें ना, तो अभी रिसेंटली अगर आपने ड्रोन ऑपरेट करना है, इफ़ यू हैव ड्रोन, और आपकी कोई कंपनी है जिसने किसी और जगह पर कोई सामान पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, तो वो ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर वो कर सकती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं बाय द मिनिस्ट्री। और वो अप्रूवल लेते लेते ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंट वर्क स्पेस है अमेज़ॉन कंपनी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सारा टाइम तो वहाँ पर लग गया अप्रूवल्स लेने के लिए। इसीलिए अब इन सब चीज़ों को हटाकर कि भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आया जा सके, बाकी जो कंपनीज़ हैं वो ड्रोन्स का यूज़ कर सकें फॉर द अदर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर अगर आपको अप्रूवल लेना भी है तो दैट वुड बी बाय दिस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एंड देयर वुड बी मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी कि भाई आपको अगर कोई चीज़ का अप्रूवल लेना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जाओ, अपना फॉर्म भरो, अपने आप को रजिस्टर करवाओ एंड अल्टीमेटली गेट द अप्रूवल।
और साथ में इन रूल्स में एक तो ना जो अप्रूवल्स पहले लेने होते थे कि अप्रूवल फॉर दिस, अप्रूवल फॉर दिस दिस दिस, अब इन अप्रूवल्स को भी हल्का सा कम कर दिया गया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स हैं सिर्फ वही चाहिए हैं, बाकी जो उनकी करोलरी है उसको लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अप्रूवल्स का नंबर भी कम कर दिया गया है। तो अगर क्रक्स की बात करें तो इसका मतलब है जो डिफरेंट ड्रोन के रिगार्डिंग रूल्स हैं, ड्रोन्स को ऑपरेट करने के रिगार्डिंग रूल्स हैं, उनको हम लोगों ने हल्का सा रिलैक्स कर दिया है ताकि कंपनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रोन्स का यूज़ कर सके विदाउट फीलिंग एनी हैरेसमेंट। चलो अगर हम देखें कि भाई इसमें रूल्स आए कौन कौन से हैं, चलो फर्स्ट हम देखेंगे अप्रूवल्स। वही जो हमने डिस्कस किया कि भाई जो कई सारे अप्रूवल्स हैं, अबॉलिश्ड द नीड फॉर सर्टेन अप्रूवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव टू टेक नाउ द अप्रूवल लाइक द सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, कि भाई आपने अपने ड्रोन की सर्विस करवाई है कि नहीं करवाई है, ये ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके इंजन की आपने चेकिंग करवाई है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो नॉर्मल कंपनी को पता है कि भाई इंजन इसका ठीक चलना चाहिए, इसमें फ्यूल होना चाहिए, बैटरीज होनी चाहिए, जैसा भी वो ड्रोन है, तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। अब साथ में इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं आपको चाहिए है। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रोन्स को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो अप्रूवल लगता था पहले, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो आप मतलब बिल्कुल खुलेआम ड्रोन्स का आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिलेज इन द प्रोसेस। एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स जो पहले से हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनमें चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि भाई ड्रोन्स ऐसा ही होना चाहिए, उसका साइज़ इतना होना चाहिए, उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए। अब वो सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं रही। फिर आपका ऑपरेटर परमिट, ऑथराइजेशन ऑफ R&D, जो भी है कि भाई अगर कोई कंपनी या कोई लैब में कोई दो लोग काम कर रहे हैं कि भाई ड्रोन्स किस तरीके से उड़ेगा, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, कितनी हाइट तक ये जा सकता है, तब वो सब करने से पहले भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन अब स्पेसिफिकली अगर आप किसी ड्रोन को उड़ा रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तब आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो कुछ अप्रूवल्स हैं यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ अप्रूवल्स हैज़ बीन डिक्रीज्ड। और साथ में जैसे पहले क्या होता था, अगर आपके पास नैनो ड्रोन है और या आपके पास लार्ज ड्रोन है तो आपको दोनों ही केस में डिफरेंट काइंड ऑफ फी पे करनी पड़ती थी कि भाई नैनो ड्रोन्स के लिए 1000 रुपये, लार्ज ड्रोन्स के लिए 2000 रुपये। मतलब अब जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ड्रोन, फीस आर वेरी नॉमिनल और सबके लिए सेम होंगी। तो ये भी चीज़ें चेंज की गई हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये पूरे रूल्स का ना ये क्रक्स है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म DSP। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स दैट हैज़ बीन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो उसमें आपने ये चीज़ लिखनी है बिकॉज इट इज़ द सोल ऑफ दिस रूल्स। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आपको नाम से ही क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जब आप रजिस्टर वगैरह करते हैं तो इस तरीके की प्रोसीजर आपको फेस करनी पड़ती है कि भाई पहले आपने ओनर्स मस्ट अप्लाई फॉर परमिशंस, अपने आप को रजिस्टर करवाया, साथ में आपने जो भी आपका फ्लाइट प्लान है, पायलट की डिटेल्स हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, ये पर्सन इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा होगा, ये सब चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेंगी पहले। तो ये सब बताने के बाद आपको क्या है, एक लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा कि अगर ड्यूरिंग दैट जर्नी अगर आपके ड्रोन ने किसी को हार्म पहुंचाया तो फिर यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, आपको पकड़ा जाएगा फिर, है ना। तो फिर ये सब करने के बाद अल्टीमेटली आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई हाँ आप इस एरिया से लेकर यहाँ तक जा सकते हो, लेकिन उस एरिया से इस एरिया तक किसी भी तरीके की एयरपोर्ट, मिलिट्री के जो बेसिस हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ड्रोन्स को आप नहीं उड़ा सकते, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कट मार के कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नहीं जा सकते बिकॉज ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये सब भी आपको पहले ही बताई जाएंगी अंडर दिस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। और ये सब करने के बाद आपको एक अप्रूवल दिया जाएगा कि भाई आप इस डेट को, इस टाइम पर,
इस जगह से उस जगह पर जा सकते हो। तो ये बेसिकली परमिशन है। ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है आपको? फ्रॉम दिस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म फॉर फ्लाइट परमिशन प्रोसेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई एक तरीके का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें जो डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं इंडिया की या किसी भी सिटी की या फिर किसी भी स्टेट की, उनको कई डिफरेंट जोन्स में बांटा जाएगा। जैसे ग्रीन जोन होगा, येलो जोन होगा, रेड जोन होगा। ग्रीन जोन में आप किसी भी तरीके से बिना अप्रूवल लिए ही ड्रोन्स को उड़ा सकते हो अप टू अ सर्टेन हाइट। और जो येलो जोन्स होंगे वहाँ पर हल्की सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट आप वहाँ से परमिशन लेकर वहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं। लेकिन जो रेड जोन्स होंगे वहाँ पर किसी भी कंडीशन में आप ड्रोन्स को ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज या तो वो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं और या तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाइज कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। क्लियर है? तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बेसिकली एक उस फ्लाइट का अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है सारी डिटेल्स के साथ में, एंड अल्टीमेटली यू गेट द अप्रूवल। चलो नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड एयरपोर्ट पेरीमीटर। जैसे हमने बोला कि जो एयरपोर्ट्स हैं दे आर काइंड ऑफ थोड़ा सा सेंसिटिव एरियाज। तो पहले क्या होता था, जो पहले रूल्स थे वहाँ पर जो एयरपोर्ट का पेरीमीटर था दैट वाज 45 किलोमीटर, कि भाई अगर ये एयरपोर्ट है तो इसके 45 किलोमीटर एरिया तक आप कोई भी ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। नाउ दिस एरिया हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 12 किलोमीटर। इसका मतलब अब ये 45 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर कर दिया गया है फ्रॉम दिस एयरपोर्ट। तो हल्के से जो रूल्स हैं हम लोगों ने रिलैक्स किए हैं। पहली बात तो ये, साथ में एक और चीज़ है कि भाई no flight permissions would be required to fly up to 400 feet in green zones। जैसे हमने बोला था कि भाई ग्रीन जोन होगा, येलो जोन होगा, रेड जोन होगा। तो जो ग्रीन जोन है आपका, अगर आप उस एरिया में 400 फीट तक ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो यू वुड नीड नो काइंड ऑफ फ्लाइट परमिशन। और साथ में अगर आप एयरपोर्ट वाली साइड पे हो, अगर हम ये एयरपोर्ट लिख दें यहाँ पर, तो एयरपोर्ट के भी 8 किलोमीटर के विदिन तो कोई भी चीज़ अलाउड है नहीं, और 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक द हाइट कैन बी अप टू 200 फीट। एरिया बिटवीन 8 and 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पेरीमीटर। जैसे पहले तो 45 किलोमीटर था, बिल्कुल ही अलाउड नहीं था 45 किलोमीटर तक, अब उसको घटा के 12 किलोमीटर कर दिया गया है। बट उसमें भी जो 8 किलोमीटर से कम वाला एरिया है वहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक आप अप टू 200 फीट हाइट तक ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय टेकिंग द परमिशन। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेकेंड, पायलट लाइसेंस। नो पायलट लाइसेंस वुड बी नीडेड फॉर माइक्रो ड्रोन्स, फॉर नॉन कमर्शियल यूज, नैनो ड्रोन्स एंड फॉर दी R&D ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि R&D के पर्पस के लिए अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नैनो ड्रोन्स या फिर माइक्रो ड्रोन्स उड़ा रहे हैं और वो भी सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ क्या हो गया कि भाई आपने कोई सामान पहुंचाना है एज अ डिलीवरी एजेंट, तो वो कमर्शियल हो गया क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से भेजा है उसको। नॉन कमर्शियल के भाई आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आप उसको टेस्ट कर रहे हो, है ना, ऐसे ही मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पसेस से, तो वो हो गया आपका नॉन कमर्शियल यूज़। तो उस केस में भी आपको किसी भी तरीके से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली ऑपरेट दैट ड्रोन इन दैट एरिया। तो पायलट लाइसेंस भी लेने की अब ज़रूरत नहीं है। एंड देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ड्रोन ऑपरेशंस बाय फॉरेन ओन्ड कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। पहले ये भी था कि अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में आकर ड्रोन्स का ऑपरेशन कर रही है तो उसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत थी और एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। बट अब क्या हो गया है कि भाई अगर कोई और फॉरेन कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन इज़ अ फॉरेन कंपनी, अगर वो ड्रोन ऑपरेशंस में हो, अब उसको किसी भी तरीके का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए सेम रूल्स होंगे जो कि आपके इंडियन कंपनीज़ के लिए अप्लाई होंगे।
कोई डिफरेंट और लाइन नहीं खींच दी कि भाई इंडियंस के लिए ये रूल्स हैं और फॉरेन कंपनीज के लिए ये रूल्स हैं। एवरी कंपनी वुड बी जज्ड ऑन सेम पैरामीटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। साथ में कुछ चीज़ें और हैं। पहला है आपका ड्रोन कॉरिडोर। ड्रोन कॉरिडोर बेसिकली एक ऐसे एरियाज, जैसे हम इसमें देखें तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। दिस इज़ अराउंड 50 माइल ड्रोन कॉरिडोर, कि भाई इस एरिया में आप कहीं पर भी ड्रोन्स का ऑपरेशंस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का हर बार जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ड्रोन कॉरिडोर्स लेकर आए जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर डिलीवरिंग सम सर्टेन आइटम्स। तो ये भी हमारे एक लिस्ट में है कि भाई देयर वुड बी सम ड्रोन कॉरिडोर्स, ताकि फॉर कार्गो डिलीवरीज एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल विल बी सेटअप, डीपीसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, डीपीसी विल बी सेटअप टू फैसिलिटेट अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रेजीम। और स्पेसिफिकली डिलीवरीज के लिए है ना ये, तो वो कंपनीज जो इसमें शामिल हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको चीज़ें आसान करके देने के लिए देयर वुड बी अ ड्रोन प्रमोशन काउंसिल। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। साथ में सेफ्टी फीचर्स भी हैं यार कुछ, कि भाई अगर आपने ड्रोन ऑपरेट किया है, क्योंकि सड़कों पे तो सिग्नल्स हैं, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, अब हवा में तो कोई सिग्नल्स है नहीं। तो अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप शिप वगैरह में भी जाते हो तो आपको कई सारे एरियाज दिखते हैं ना, जहाँ पर आपको एक टावर सा दिखता है, जहाँ पर ये रेड रेड लाइट सी नज़र आती है कि भाई ये एक एरिया है जहाँ पर आप पहुँच गए हैं, लाइट हाउस जिसको बोल देते हैं यार नॉर्मली। तो वैसे ही तरीके की चीज़ें भी इन ड्रोन्स के ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ की जाएंगी फॉर देयर रियल टाइम ट्रैकिंग, कि वो किस एरिया में जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं एंड एक्सेट्रा। तो सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है अंडर दिस रूल्स। एंड इंक्रीज्ड कवरेज ऑफ ड्रोन्स, कि भाई पहले क्या थे, सिर्फ और सिर्फ द कवरेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 kg टू 500 kg, जिसमें आपके जैसे नैनो ड्रोन्स हैं वो 250 ग्राम से नीचे हैं, जबकि लार्ज ड्रोन्स हैं वो 150 किलोग्राम से ऊपर हैं। लेकिन ये सिर्फ सिंपल ड्रोन्स हैं। अगर हम ड्रोन टैक्सीज की बात करें जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को भी इन रूल्स में इंक्लूड कर लिया गया है। उनके लिए भी रूल्स बनाए जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सभी कंपनीज को कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा और सरकार उनकी हेल्प करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो कवरेज है ये भी इसकी बढ़ा दी गई है साइज़ के बेसिस पर। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर हम इस पूरे रूल्स की एनालिसिस करें, हमने क्रक्स क्या निकाला है बेसिकली कि भाई ड्रोन्स के केस में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल दिया है कि भाई आप कंपनी हो, ड्रोन्स ऑपरेट करते हो, आप आओ और अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करो लोगों को। यही निकाला है क्रक्स। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में कई तरीके के ड्रोन अटैक्स को देखा है, जिसमें हम लोग कई तरीके की जो आईडीज़ हैं ये देखते हैं कि उनके थ्रू अटैक किया गया है। तो अगर आप ड्रोन्स के लिए बहुत रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट कर रहे हो तो भी आपको एक रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि इन रूल्स का मिसयूज़ करके इंडिया की सिक्योरिटी या सेफ्टी पर किसी भी तरीके का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो, है ना। तो फिर आपको एक तरीके का इस बैलेंस मैकेनिज्म लेकर आना पड़ेगा, जहां पर आप कंपनीज के बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हो और साथ में सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हो। अभी रिसेंटली ही आज की न्यूज़पेपर में ही आप पढ़ेंगे कि भाई कई तरीके के जो ड्रोन अटैक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में देखे गए हैं, और अभी एक ड्रोन में से कई तरीके की जो आईईडीज़ हैं, 50 किलोग्राम आईईडी को हम लोगों ने रिट्रीव किया है ना। तो फिर इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि भाई ड्रोन का ऑपरेशंस अभी थोड़ा सा रिस्की एरिया है, बहुत सोच समझ के जाना। तो दोनों ही चीज़ें दिमाग में रखना और तब उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एंड अल्टीमेटली पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। चलो, तो इसी तरीके से आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे।
कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।